देखिए आज के वीडियो में बात करते हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन की। लेकिन खास बात ये ध्यान रखनी है कि अब जो हम अपवर्तन का सूत्र पढ़ रहे हैं, जो डेरिवेशन कर रहे हैं, वो तब है जब वस्तु हमारी सघन माध्यम में रखी है। जबकि पिछले वीडियो में हमने जो डेरिवेशन किया था, जो अपवर्तन का सूत्र स्थापित किया था, वो तब था जब वस्तु विरल माध्यम में रखी थी। तो इस बात को समझते हुए अब हमको डेरिवेशन करना है। तो और उसे भी हम उत्तल पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। इसी तरह से उत्तल की का जिस तरह से सॉल्व करेंगे वैसे आप अवतल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई उत्तल पृष्ठ है, ये कोई उत्तल पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ के अंदर इसको इसका मुख्य अक्ष आपने मानते हुए आगे बढ़ा दिया। ये ध्रुव हो जाएगा P और इसका कहीं इधर वक्रता केंद्र हो जाएगा C। अब हम वस्तु को लेकर के चल रहे हैं सघन माध्यम के अंदर। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कह रहे हैं μ2, क्योंकि ये सघन माध्यम है और इधर हवा है, तो इसको आप मान के चल रहे हैं विरल माध्यम और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कह रहे हैं μ1। और बाद में जब जरूरत पड़े तो हम μ2/μ1 को म्यू लिख देंगे, केवल म्यू। हालांकि आप चाहे तो सिर्फ 1μ2 लिख सकते हैं। देखिए जब हमारा ये विरल माध्यम हवा होता है ना, तो हम उसको 1 मान लेते हैं और सघन माध्यम को म्यू मान लो, तो फिर आपको 1 और 2 करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों तरह से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने मान लिया कि यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है बिंदु वस्तु O और इससे कोई प्रकाश किरण चलती है। मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है आपकी इस जगह पर। अब इस जगह पे आपने प्रकाश किरण दिखा दी। अब इसके बाद आपको रिफ्रैक्शन दिखाना होगा और रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमें एक ही चीज की जरूरत। देखिए ध्यान देना, यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई करें क्या। चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों को शो करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अभिलंब की। अगर हमारा सरफेस होता है प्लेन तो कोई परेशानी नहीं दिखती, अभिलंब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच देते हैं। लेकिन जब सरफेस होता है गोलीय तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए ध्यान दीजिए, गोलीय पृष्ठों पर जो अभिलंब होता है वो हमेशा वक्रता केंद्र से आता है, C से आता है। इसलिए अब जब आप यहां पर आपको अभिलंब की जरूरत पड़ेगी तो आप C से एक डॉट डॉट करके लाइन बढ़ाते चले जाओगे और उसी लाइन को हम कहेंगे उस पॉइंट पर अभिलंब। ये अभिलंब हो गया और आगे तक निकाल देना उसको। ये आपका अभिलंब हो गया, चाहो तो उस पर नॉर्मल के लिए n शो कर। और ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आप आपतल कोण कहते हो और ये वाला कोण हो गया आपका I। ये भी ध्यान रखना होता है हमें कि भाई अभिलंब दोनों माध्यमों में चाहिए। तो अभी सघन माध्यम के लिए तो अभिलंब यहां तक हो गया। अब आगे की बात करेंगे तो विरल के लिए फिर जो पार आगे निकल गया है वो वाला अभिलंब का काम करेगा। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है। तो अगर अपवर्तन नहीं होता तो मैं डॉट डॉट करके ऐसे ही आगे बढ़ा देता, लेकिन जब सघन से विरल की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब अभिलंब आपका ये है तो इससे आप इसको दूर हटाते हुए, भाई अभिलंब है ये तो दूर हटा सकते हो उससे, वैसे तो ऐसे करके जाती, दूर हटा दिया आपने तो दूर हट करके ये आगे कहीं जा करके मान लीजिए इस पर। अब जहां जाकर के मिल जाए वहां पर प्रतिबिंब बन गया आपका I। इस पॉइंट को आपने मान लिया M और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया पॉइंट को। अब अगर आप नॉर्मल को चलो N डैश लिख देते हैं तो फिर इस वाले पॉइंट को मान लिया आपने N। ठीक है ना, क्योंकि एक ही नाम के दो हो जाते तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते। ये N मान लिया। अब R की बात करते हैं तो अभिलंब ये है, अभिलंब के साथ ये वाली किरण जो कोण बनाएगी ये हो गया आपका R। मैंने कहा था भाई जहां ऑब्जेक्ट की बात आ जाए एंगल मानना है आपको अल्फा, चाहे कोई डेरिवेशन कर रही है, और जहां इमेज की बात आ जाए एंगल मानना है आपको बीटा।
और सी के लिए आपको एंगल मानना है गामा। स्टेप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले स्नेल लॉ लगाओ। तो स्नेल लॉ लगाएंगे जब आप, तो आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब भाई ये भी मैंने कहा था कि क्योंकि ऑप्टिक्स में ज्यादातर रोल है स्नेल के नियम का, और स्नेल का नियम लगाते समय बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें किरण जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिससे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो हमारी किस में जा रही है? विरल माध्यम में किरण जा रही है, और कहां से आ रही है? सघन माध्यम से। तो ये हो गया μ1 अपॉन μ। आगे क्या कहते थे? क्योंकि ये सब पैराक्सियल रेज के लिए हो रहा है। पैराक्सियल रेज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मुख्य अक्ष के बहुत पास होती है। इसका मतलब उसके लिए क्या है? कोण छोटे होते हैं, और कोण छोटे होते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। तो जब कोण छोटे हैं, जब कोण छोटे हैं, तो छोटे होंगे तो दोनों को आप साइन आई को आई लिख दोगे और साइन आर को आर लिख दोगे, और ये हो जाएगा μ1 अपॉन μ2। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके μ2i इक्वल टू μ1 r, समीकरण नंबर 1। अब अगला स्टेप क्या होता है कि भाई आई और आर की वैल्यू निकालो, और वो भी अल्फा बीटा और गामा के पदों में, और वो वैल्यू निकलेंगी फिगर से। और उसमें सिंपल होता है, एक ट्राइंगल बना होगा और ट्राइंगल की एक साइड आगे बढ़ी होगी, तो आगे बाहर वाला जो कोण होता है सामने के दो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह का हम इसमें देखेंगे। तो देखिए भाई क्या दिख रहा है, अगर आप इस लाइन को देखें, यहां पे अगर आप देखें OCM या OMC में, तो त्रिभुज OMC में, अब OMC में आप देखोगे तो ये वाली लाइन आगे जा रही है। इसका मतलब ये जो गामा होगा वो अल्फा और आई के सम के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दोगे गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, लेकिन वैल्यू चाहिए हमें आई की, तो आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारा आई का मान तो आ गया भाई, दूसरा और निकालने की कोशिश करो। आर के लिए आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है ना, डॉट 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 वाली जो जा रही है, ये आगे जा रही है, और इधर से ऐसे करके ये ट्राइंगल बना हुआ है, और ये बाहर वाला जो कोण है, ये लाइन बढ़ रही है, तो बाहर वाला जो कोण है वो आर है। अब बाहर वाले कोण का की बात करूंगा तो वो बराबर हो जाएगा गामा और बीटा के। तो त्रिभुज ले लिया MCI, तो त्रिभुज MCI में। और सबसे खास बात ये कि जितने भी डेरिवेशन है इसके, वो त्रिभुज का नाम भी वही आएगा। अगर आपने उनको भाई m माना है और यहाँ n माना है, तो त्रिभुज का नाम भी वही आएगा। ऐसा नहीं है कि त्रिभुज का नाम भी बदल जाए, बाकी चीजें अलग अलग आ सकती हैं। आई की वैल्यू अलग हो सकती है, अल्फा बीटा में प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, लेकिन त्रिभुज वगैरह सारी चीजें वही लेकर के चलेंगे आप। तो इसमें आप क्या हो जाएगा भाई, क्या दिख रहा है? आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 3। अब इसमें आई की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू सीधे आ गई, दोनों वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में पुट करो। तब समीकरण 1C, तब समीकरण 1C, समीकरण 1 में वैल्यू लगाएंगे तो ये μ2 है अपनी जगह पे, और μ2 के बाद आई, और आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, फिर ये μ1 है, और इसके बाद आर, और आर की वैल्यू है गामा प्लस बीटा। अब आपका काम रह जाता है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना, और अल्फा बीटा गामा भी कोण छोटे, जब tan थीटा को थीटा लिख सकते हो तो जरूरत पड़ने पर थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हो। इसलिए इसको तो इक्वेशन मान लेना 4, और अल्फा लगभग आपका बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, बीटा tan बीटा के, और गामा tan गामा के, और तीनों की वैल्यू फिगर देख करके लिख दोगे। तो tan अल्फा की बात करें तो mn अपॉन ON, mn अपॉन ON। बीटा की बात करोगे तो mn अपॉन ni, और गामा की बात करेंगे mn अपॉन Cn। ये तुम्हें पता है कि ये पॉइंट जो हमारा बहुत क्लोज है, तो यहां से लंब डालेंगे तो NP के बहुत क्लोज आ जाएगा, क्योंकि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, इसलिए जरूरी है कि दूरियां P से मेजर की जाती है, तो P
के टर्म में आनी चाहिए। चलिए पहले तो वैल्यू रख देते हैं और बाद में n को रिप्लेस कर देंगे किससे, p से। तो पहले वैल्यू लगाते हैं समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से अब समीकरण 4 में जब वैल्यू लगाओगे आप तो μ2 अपनी जगह जो का क्यों, और μ2 के बाद है गामा, और गामा की वैल्यू है mn अपॉन cn माइनस अल्फा, ये है mn अपॉन ON। आगे फिर आपका μ1 और ब्रैकेट के अंदर गामा प्लस बीटा, गामा फिर से mn अपॉन cn और प्लस बीटा की mn अपॉन ni, mn अपॉन ni। वैल्यू पुट कर दी, आपको दोनों में दिख रहा है भाई mn कॉमन आ रहा है, mn को कॉमन लेकर के दोनों साइड से और कैंसिल आउट भी कर दिया। साथ ही साथ आपने n को नीचे वाले जो हैं सबके हर में जो n आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया p से, यानी आपने यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया है किससे, p से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया वो आप समझ रहे हैं। अब फिर क्या हो जाएगा भाई, μ2 1 अपॉन n से लिया है तो cp माइनस 1 अपॉन OP इक्वल टू μ1 1 अपॉन n से क्या तो cp और माइनस प्लस 1 अपॉन pi, n की जगह पर रिप्लेस किया है ना तो pi। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब वैल्यू लगानी है विद साइन। अब वैल्यू विद साइन लगाने के लिए आप देखेंगे तीन चीजें हैं आपके पास, OP, आपके पास CP, आपके पास PI। ये तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को विद साइन देखेंगे। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो आप P से C की तरफ जाओगे अपोजिट, यानी CP जो होगा वो R होगा लेकिन माइनस का, तो माइनस का R। आप OP की बात करो तो मेजर P से ही करेंगे तो PO यानी वो माइनस का U। आप बात करेंगे I की तो PI पॉजिटिव तो प्लस का V। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू आपने विद साइन ले ली, और तीनों वैल्यू को विद साइन आप पुट कर लीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में। ये हो जाएगा आपका μ2 1 अपॉन R की CP की जगह पे माइनस का R माइनस 1 अपॉन, अब ये 1 अपॉन माइनस U आएगा तो मैं प्लस कर देता हूँ इसको, और ये आपका μ1 1 अपॉन माइनस का R और प्लस 1 अपॉन V आएगा तो V हमारा प्लस का है। ये सिचुएशन मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो माइनस का μ2 अपॉन R प्लस का μ2 अपॉन U माइनस का μ1 अपॉन R और प्लस का μ1 अपॉन V। अब R वाले टर्म एक तरफ और U और V वाले टर्म एक तरफ। तो R वाले टर्मों को एक तरफ लाओगे तो इसे मान इधर ले आए और इसको उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा आपका, इधर आने पे ये प्लस का हो जाएगा तो μ1 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन R इक्वल टू μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U। और सही तरह से लिखना चाहते हो तो फिर ये हो गया μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R। ये आपका अपवर्तन का फॉर्मूला आ गया निकल करके। अब आपको ये समझना है कि भाई डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि अब तक हमने जो डेरिवेशन किए थे उन डेरिवेशनों में वस्तु जो थी वो सारा विरल माध्यम में थी, और विरल माध्यम के लिए फॉर्मूला हम टाइप करके लाए थे, और विरल माध्यम वाला जो फॉर्मूला आया था मैं थोड़ा सा उसको यहाँ लिख रहा हूँ, वो आया था μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये आया था वो फॉर्मूला निकल करके। अब हमें ये कंपैरिजन करना है कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आया है, तो उस डिफरेंस को समझना है। तो डिफरेंस बस एक है, μ1 एंड μ2 आर इंटरचेंज। इस फॉर्मूले में जहां μ1 था वहां तो μ2 लिख दिया है, और जहां μ2 था वहां पे μ1 लिख दिया है। तो आपको ज्यादा फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल वही फॉर्मूला याद रखो जो ये वाला था,
जो विरल माध्यम पर ऑब्जेक्ट वाला था। और जब भी कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए तुम्हें लगे कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो सघन माध्यम में है, तो केवल आपको क्या करना है, μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर देना है, उनको आपस में बदल देना है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपका बन जाएगा। साथ ही साथ एक और बात, हमने यहाँ μ1 का डिवाइड करने के बाद एक फॉर्मूला और बनाया था, क्योंकि आप लिखते हो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है, μ, इसलिए हमने उसको डिवाइड करके फॉर्मूला और बनाया था। तो वो ये वाला फॉर्मूला जब आया था तो μ2 अपॉन μ1 अपॉन b आएगा, तो वो हो जाएगा μ अपॉन b, म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर। चौक बड़े बेकार हो गई, ये हो जाएगा ये वाला। अब आप इसी चीज को यहां करना चाहते हैं, इसी चीज को यहां करेंगे, तो इसमें भी हम किसका डिवाइड करेंगे, μ1 का डिवाइड करोगे। μ1 का डिवाइड करोगे तो μ1 से μ1 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी माइनस μ2 अपॉन μ1, और वो हो जाएगा म्यू अपॉन यू, μ1 से μ1 कैंसिल आउट तो 1 माइनस और वो म्यू अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को भी देखो ध्यान, इसमें क्या हुआ है, 1 एंड म्यू आर इंटरचेंज, जहां 1 है वहां म्यू कर दिया है, जहां म्यू है वहां पर 1 कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग ये 5 डेरिवेशन बन जाते हैं। 3 डेरिवेशन तो किसके, 3 डेरिवेशन तो जब वस्तु विरल माध्यम में थी उसकी, और 2 डेरिवेशन हो जाएंगे आपके जब वस्तु सघन माध्यम में होगी उसकी। लेकिन उसमें एक तो आपका उत्तल पृष्ठ के लिए और दूसरा हो जाएगा अवतल पृष्ठ के लिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला ये सेम ही आएगा। यानी जब वस्तु विरल माध्यम में है तो फॉर्मूले एक जैसे रहेंगे, चाहे पृष्ठ उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे प्रतिबिंब आभासी हो चाहे वास्तविक हो, और जब वस्तु हमारी सघन माध्यम में होगी तो फॉर्मूला एक ही रहेगा। ठीक है, और दोनों फॉर्मूलों को रखने की बजाय ध्यान रखना है तो बस ये μ1 एंड μ2 आर इंटरचेंज, वो दोनों आपस में बदल जाएंगे। अब देखिए, ये तो डेरिवेशन आपकी समझ में आ गया, और स्टेपों में कहीं कोई अंतर नहीं है, स्टेप बिल्कुल सेम है। केवल मैं आपको अब फिगर बता देता हूं कि अगर आप इसको अवतल के लिए कर रहे होते तो फिगर कैसे चेंज हो जाएगा, और फिगर के हिसाब से ही आपको घर पे बैठ करके आप उस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस फिगर बना करके हम और उसकी वैल्यूज निकाल के समझा देते हैं आपको कि अगर ये अवतल पृष्ठ के लिए होगा तो आप उसको कैसे करेंगे। तो उत्तल की बजाय अब आप उसको अवतल के लिए देखना चाहते हैं, अवतल पृष्ठ के लिए। तो अवतल पृष्ठ के लिए आपका पृष्ठ जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया P, इधर कहीं हो गया C। लेकिन वस्तु आपकी सघन माध्यम में रखी है तो वस्तु आप यहां पे रखोगे O। जब वस्तु सघन माध्यम में रखी है तो वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी, उस प्रकाश किरण को आप दिखा रहे हैं ऐसे। अपवर्तन के लिए हमें जरूरत होती है अभिलंब की, लेकिन अभिलंब हमेशा डाला जाता है C से, इसलिए C से डॉट डॉट करके जो लाइन खींचोगे वो हो जाएगी इसके लिए अभिलंब। लेकिन इस लाइन को आगे की तरफ और बढ़ा लिया करो, क्योंकि हमें अभिलंब की जरूरत दोनों माध्यमों में पड़ती है। अब अगर हम कहें आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण, तो ये वाला कोण आपका हो गया I। अब प्रकाश किरण, इसको आप μ2 कह रहे हो, सघन माध्यम बोल रहे हो इसको सघन, और इधर आप इसको μ1 कह रहे हो और इसको विरल माध्यम कह रहे हैं, और μ2 अपॉन μ1 को फिर भी हम μ कह रहे हैं। सही है ना। अब फिर से रिफ्रैक्शन दिखाना होगा, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधी चली जाती है ऐसे करके। लेकिन क्या है भाई, क्या हो रहा है, सघन से विरल की तरफ, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी वैसे तो जाती ऐसे करके, और अभिलंब ये, और अब अभिलंब से दूर हटेगी, इसका मतलब इधर जाएगी कहीं, ऐसे जाएगी। जब ऐसे जाएगी और यहां से दूसरी प्रकाश किरण ऐसे सीधी दिखाते हो आप, इसका मतलब आगे जाके तो अब ये कहीं मिलनी नहीं है। इसका मतलब इसको आप, इस वाली को, इसको भले आप हटा दें कोई दिक्कत नहीं, इस वाली को आप डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाओगे तो जहां पर जाकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन गया आकार।
ये जो किरण थी ये इस नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी वो हो गया आपका आर। ऑब्जेक्ट वाला अल्फा, इमेज वाला बीटा और सी वाला गामा, और इसको m मान करके m से यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे जिसको मान लिया आपने n। बाकी काम आप अपने आप कर लोगे, मैं केवल एक काम कर रहा हूं, i और r की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। आप भाई वो तो सिंपल हो जाएगा, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। एंगल छोटे तो i अपॉन r इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, और ये हो जाएगा μ2i इज इक्वल टू μ1 r। इक्वेशन फर्स्ट। केवल जो काम रह जाता है वो रह जाता है i और r की वैल्यू निकालना। त्रिभुज आपके वही होंगे, त्रिभुज एम ओ कौन सा लेते थे, सी। देखिए एम ओ सी, अब एम ओ सी में ये वाली लाइन आगे जा रही है तो ये बाहर का कोण आई कोण बन रहा है, तो ये आई है तो अल्फा और गामा के बराबर हो गया। तो त्रिभुज एम ओ सी में आई की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन सेकंड। दूसरा त्रिभुज होता था आपका एम आई सी, एम आई सी। अब देखिए ये जो लाइन है डॉट डॉट वाली, ये वास्तव में हमने इस लाइन को तो पीछे हटाया था तो ये लाइन आगे तक ये है, और ये त्रिभुज बन रहा है आपका एम आई सी, तो ये बाहर वाला कोण हो गया आर। तो त्रिभुज एम आई सी में आर बराबर हो गया बीटा प्लस गामा, इक्वेशन थर्ड। अब आपको कोई परेशानी नहीं, अब आप पूरा डेरिवेशन सेम करेंगे और आपका आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, और ये वाला आंसर भी सेम आएगा। तो इस तरह से आप गोलीय प्रश्नों से अपवर्तन के किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं।